गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड की, जिसमें इसका हिंदी नाम है सरसों की खेती। ठीक है, तो हम सरसों की खेती को विस्तार पूर्वक जानेंगे क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है वैज्ञानिक नाम यानी कि वानस्पतिक नाम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको बॉटेनिकल नेम। तो इसकी है ब्रेसिका स्पेसीज। ब्रेसिका की स्पेलिंग हो जाएगी आपकी BRASSICA। ब्रेसिका स्पेसीज की हो जाएगी SPECIES स्पेसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फैमिली। तो हमारी न्यू फैमिली जो है ब्रेसिकेशी है, जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी आपकी BRASSICACEAE ब्रेसिकेशी है। और नेक्स्ट आता है ओल्ड फैमिली, तो वो है क्रूसीफेरी है। तो उसकी स्पेलिंग है आपकी CRUCIFERAE। ठीक है, क्या है? CRUCIFERAE क्रूसीफेरी। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद क्रोमोसोम्स नंबर यानी कि 2n = 14। अब आता है नेक्स्ट, रही बात उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, यानी कि ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस। उत्पत्ति स्थान की इंग्लिश होती है ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस, यानी कि उसका जन्म स्थान। तो यहाँ पे हम ओरिजिन सिर्फ लिखते हैं, ओरिजिन प्लेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन से ही आप जान जाएंगे कि यहाँ बात हो रही है उत्पत्ति स्थान की। ठीक है, तो सरसों की उत्पत्ति स्थान जो है आपका लिखा है साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि इसका अभी फिक्स मत नहीं है कौन सी है। और जैसे सबसे पहले आता है इसमें चाइना सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर है आपका भारत। अगर भारत की बात करें तो वो है राजस्थान। चलिए प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहीं हम बात करते हैं। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में है, और उसके बाद पाकिस्तान में। इंडिया में राज्य की हम बात करें तो इंडिया में राजस्थान में है, और राजस्थान के ज़िले की बात करें तो वो है गंगानगर। ठीक है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान है ही स्टेट में, सॉरी देश में। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? चाइना है, फिर भारत है, फिर पाकिस्तान है। और भारत में कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। सबसे नंबर 1 पे राज्य में राजस्थान है। राजस्थान में जिला वो गंगानगर है, जहाँ सरसों सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर स्टेट में राज्य में यूपी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका टेक्स्ट वेट, यानी कि सरसों की परीक्षण भार क्या है। 1000 सरसों लेंगे आप, 1000 सरसों के दाने को लेंगे आप, तो उसका वेट जो होगा 3 से 4 ग्राम होगा। ये टेस्ट वेट है। बहुत पूछा जाता है कि सरसों का टेस्ट वेट 1000 सीड पर कितना होगा, तो वो होगा 3 से 4 ग्राम। यानी कि 1000 सरसों लेंगे आप, तो उसको अगर वेट करेंगे तो वो होगा 3 से 4 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट। तो वो है आपका ट्रॉपिकल यानी या सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो ये जो है सरसों की खेती कब होती है? रबी क्रॉप में होती है। तब जलवायु कैसी होती है, मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है। तो आप ये जान लीजिए, हमेशा कभी भी क्लाइमेट की बात करें, फसल की या जो भी क्रॉप है, अगर बात करता है क्लाइमेट, तो उसमें आप देख लेंगे कि रबी की क्रॉप है, खरीफ की है कि जायद की है। तो आप मौसम के अकॉर्डिंग आप जलवायु लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइम जो है ठंडा मौसम होता है, इसलिए ठंडी जलवायु हो जाएगी। अब सरसों के लिए टेम्परेचर कितना होगा? अंकुरण के लिए, ग्रोथ के लिए, जो भी है 8 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जो अच्छा माना जाता है। ठीक, अब सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल जो है यहाँ पर आपका बलुई दोमट मृदा है। ठीक है, और पीएच जो है 7 से 8 या 7.5 भी कह सकते हैं, लेकिन 8 जो है कुछ हद तक क्षारीय होता है, इस वजह से 8 तक चल जाएगा। क्योंकि 7 7.5 क्या होता है? उदासीन होता है, उसमें सरसों बहुत अच्छी होती है। लेकिन 8 पे हल्का क्षारीय चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आता है सॉइल में, मैंने आपको बताया बलुई दोमट मृदा और जलोढ़ भी कह सकते हैं, जलोढ़ दोमट मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। इसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है? आपको पता है नाइट्रोजन जो है 4.9% है, फास्फोरस जो है 2.5% है, और पोटास 1.5% पाया जाता है। अब सीड रेट की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्योर, और दूसरा है इंटरक्रॉपिंग।
प्योर का मतलब हो गया आपका केवल आप खेत में शुद्ध रूप से केवल सरसों की ही बुआई कर रहे हैं, तो वहाँ पर सीड रेट हमारा कितना लगेगा, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये 4 से 5 है बेटा, 4.5 नहीं है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। और अगर इंटरक्रॉपिंग में ले रहे हैं, जैसे खेत है आपका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ले रहे हैं, 4 दाने सरसों हो गई, अलसी हो गई, फिर कपास जो भी है अपना अलग अलग ऐसे ले रहे हैं, तो वो इंटरक्रॉपिंग में हो जाएगा। तो आपको पता है अगर एक खेत में जो है शुद्ध रूप से बोया जाएगा तो बीज ज़्यादा लगेगा। अगर 1 से 2 या 2 से 3 फसल क्रॉप बो दे रहे हैं तो उसमें बीज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वो आधा कवर कर लेगा। तो वहाँ पे आपका 2 से 3 किलोग्राम ही लगेगा बीज, यानी कि 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा आपका। जब आप इंटरक्रॉप में लेंगे और प्योर लेंगे या शुद्ध लेंगे तो आपका 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड के भाग जो हैं, वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण, ठीक। तो सरसों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले आती है भारतीय सरसों, जो कि आप पहले इसको जान लीजिए कि ये सब्जी के लिए काम आती है। इसके पत्तों की सब्जी बनाई जाती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक। और इसका बॉटनिकल नेम है, मैंने यहाँ बी के बाद बिंदी कर दी है यानी कि वो हो जाएगा आपका ब्रेसिका। मैंने फुल नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है, बी का मतलब होगा ब्रेसिका। और उसके बाद है जुनसिया, यानी कि JUNCEAE, ठीक, सॉरी JUNCEA, जुनसिया। और ऑयल कितना पाया जाता है, तो 35 से 38% पाया जाता है। अब आती है बनारसी राई, इसी को आपको काली सरसों भी बोलते हैं, भूरी सरसों भी बोलते हैं, बनारसी राई को ही। और इसका बॉटनिकल नेम होगा ब्रेसिका नाइग्रा। और ऑयल प्रतिशत जो है आपका 29 से 30% है। और इसको जो है मसालों के रूप में यूज किया जाता है। सरसों जो है मसालों के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है पहाड़ी सरसों। पहाड़ी सरसों जो है इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका रुगोसा होगा, RUGOSA, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी पीली सरसों। पीली सरसों जो है आपकी बॉटनिकल नेम हो जाएगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, CAM, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, CAMPESTRIS, कैम्पेस्ट्रिस। और ऑयल प्रतिशत है 40 से 45%, ठीक है। अब आती है सीड डेप्थ की बात। हाँ, अभी मैंने आपको शायद इसमें लिखा नहीं है, एक होता है वो इसकी जो है गहराई जो है, सॉरी गहराई नहीं, वो क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस जो होगी, अगर आप भारतीय सरसों की बात करेंगे तो 45x10 सेंटीमीटर होगा। और अगर आप पीली और काली सरसों की बात करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी 30x10 सेंटीमीटर, ठीक है। 30x10 सेंटीमीटर पीली और भूरी सरसों हो जाएगी। और भारतीय सरसों जो है आपकी हो जाएगी 45x10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हो गई। अब आती है सीड डेप्थ, यानी कि बीज की गहराई, कितनी गहराई पर आपको सरसों का बीज बोना है, वो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम। इसका उचित समय जो है बोने का 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट आता है सीड ट्रीटमेंट, जिस प्रकार सभी क्रॉप में हम बुआई से पहले बीज का शोधन कर लेते हैं या बीज का उपचार कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सरसों में भी करेंगे। तो इसमें जो है एप्रॉन 35 SD को 6 से 8 ग्राम को प्रति 1 किलो बीज में शोधित करेंगे, यानी कि एप्रॉन 35 SD 6 से 8 ग्राम लेंगे और उसके लिए 1 किलोग्राम बीज का उपचार आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। आपको पता है खाद एवं उर्वरक की भी सभी फसलों में आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सरसों में भी है। तो इसमें जो है यहाँ पे मैंने लिखा है NPK प्लस जिप्सम, यानी कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा जिप्सम भी देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो है नाइट्रोजन आपको 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस आपको 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको जिप्सम भी डालना होगा, वो भी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो इसका मतलब यही है आपका जो है सारी मात्राएं जो है 80:60:40 प्लस 250, यानी कि सारे किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में डाले जाएंगे, ये मात्रा है आपकी, ठीक है।
क्या है, NPK प्लस जिप्सम। NPK कितना है 80 60 40 और जिप्सम है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब आती है बात इरिगेशन सिंचाई की। सरसों के खेत में पहली बात तो आप जान लीजिए कि 2 सिंचाई सफिशियंट है। और जो है पहली सिंचाई जो है आपको बुआई के 30 से 35 दिन बाद करना होता है। और वो स्टेज कौन सी होती है, अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है वानस्पतिक अवस्था। और दूसरा है दूसरी सिंचाई कब करेंगे, तो वो है 50 से 60 दिन बाद। और वो अवस्था है आपकी पुष्पन पूर्व अवस्था, यानी फूल आने से पहले। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 सिंचाई दिखाया है। तो ये सिंचाई अगर खेत में नमी कम है तभी करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो है 85 से 90 दिन बाद, और जब दाना भरने लगता है तो, क्योंकि दाना भरने की अवस्था में अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं होगी तो दाना जो है पतला पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा और प्रोडक्शन घट जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे तीसरी सिंचाई दर्शा दिया है आपको, जो कि 85 से 90 दिन बाद है, वो भी दाना भरने की अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे मस्टर्ड में हम बात कर रहे थे, आपको मैंने वर्टिकल नेम बताया, फैमिली बताया, ओल्ड फैमिली बताया, क्रोमोसोम्स नंबर बताया, ओरिजिन बताया, प्रोटीन बताया, और प्रोटीन नहीं, टेस्ट वेट बताया, प्रोडक्शन बताया, ओरिजिन बताया, टेम्परेचर, सॉइल, पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और सीड रेट, क्लासिफिकेशन, सीड डेप्थ, सोविंग टाइम, सीड ट्रीटमेंट, मैन्योरेशन, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सारी चीज़ें हमने आपको बताया। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यवहारिक भाषा में अगर आप समझेंगे तो आपको कभी नहीं याद करना पड़ेगा। आप कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तो आप आराम से लिख के चले आएंगे। ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि लेकिन ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप खुद से कभी करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट आता है वैरायटीज़, यानी कि किस्में। तो इसमें कौन कौन सी किस्में हैं देखते हैं। एक तो पहला है भारतीय सरसों, दूसरा है पीली सरसों, तीसरी है भूरी सरसों, चौथी है संकर किस्में यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज़। तो भारतीय सरसों में देखते हैं कौन कौन सी है। तो वो पहली है पूसा बोल्ट, T59 जिसको वरुणा बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर है, सभी जानते होंगे। माया, RH30, बसंती इत्यादि, ये सारी जो हैं भारतीय सरसों हैं। नेक्स्ट आती है पीली सरसों। पीली सरसों जो है इसमें है टाइप 42 यानी टाइप 42, M3, K88, बिनोय इत्यादि। ये सब कौन सी सरसों हैं, किस वैरायटीज़ की हैं, पीली सरसों की किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूरी सरसों। तो भूरी सरसों में है पूसा कल्याणी, BS70 इत्यादि, ये जो है भूरी सरसों हैं। अब आती है संकर किस्म यानी हाइब्रिड वैरायटीज। इसमें है NRC HB 506, ध्यान दीजिएगा, NRC, N फॉर नोज, R फॉर रिस्पेक्ट, C फॉर कैपिटल, NRC HB, H फॉर hen, B फॉर बॉल, NRC HB 506 यानी NRC HB 506, ये जो है पूरे विश्व की सबसे पहली संकर किस्म है, जो कि भरतपुर में सन 2009 में डेवलप कराई गई थी। ठीक है, दूसरा है NRC HB 101, DRH 11, ये सब कौन सी वैरायटी हैं, किस किस्म की हैं, ये सब हाइब्रिड हैं, संकर हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बीड कंट्रोल। तो देखते हैं बीड कंट्रोल में क्या है। सरसों में सिंचाई से पहले, सरसों में सिंचाई से पहले खरपतवार निकाल देना चाहिए। साथ ही लाइन में घने पौधों को निकालकर पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सरसों अगर ज़्यादा सघन हो गई है तो उसको जो है उखाड़ कर फेंक दें, निकाल दें, और कम से कम एक सरसों की प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ठीक है, अब इसका है उपचार जो है रासायनिक विधि से। इसमें है पहला तो वीड कंट्रोल आप खुरपी से जो है निराई गुड़ाई करके करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर रासायनिक विधि से करना चाह रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो दवा आती है आपकी फ्लूक्लोरीन 45 EC को
2.2 ml प्रति हेक्टेयर या पेंडिमेथिलीन 3.3 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फिर से देख लेते हैं। फ्लूक्लोरिन 45 ईसी ये दवा है और कितनी मात्रा चाहिए 2.2 ml प्रति हेक्टेयर, ठीक है। या फिर पेंडिमेथिलीन दवा है 3.3 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। या फिर यूँ कह सकते हैं 2.2 ml प्रति हेक्टेयर फ्लूक्लोरिन 45 ईसी या फिर 3.3 ml प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथिलीन दवा लेकर की दर से छिड़काव करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरसों में एकीकृत रोग कीट प्रबंधन, ठीक। सरसों में एकीकृत रोग कीट प्रबंधन, तो इसमें क्या है कि जितने रोग लगते हैं और जितने कीट लगते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले आता है रोग, प्रमुख रोग। तो सरसों में कौन कौन से प्रमुख रोग हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर 1 है अल्टरनेरिया ब्लाइट। यहाँ पर हम अभी रोग की बात कर रहे हैं, कीट की बाद में बात करेंगे रोग के बाद। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट, तो इससे क्या होता है, पौधों पर क्या फर्क पड़ता है, क्या सिम्टम्स होता है, देखते हैं। पत्ती पर कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो मिलकर बड़े हो जाते हैं। पहले क्या होता है, पत्ती पर कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो मिलकर बाद में बड़े हो जाते हैं। बाद में प्रभावित पौधे में पत्तियां झुलस जाती हैं, यानी कि जो इस रोग से प्रभावित हो जाएंगे पौधे, उस पौधे की पत्तियां झुलस जाती हैं तथा दाने छोटे व बदरंग हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट सफ़ेद गेरोई रोग। अभी हम इसके जितने कंट्रोल हैं उपचार जो है अभी हम एक साथ ही बताएंगे, ठीक है। चलिए, सफ़ेद गेरोई रोग ये दूसरा है। इसमें क्या है, पत्तियों के निचले भाग में सफ़ेद अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं। सफ़ेद लिखा ही है, सफ़ेद गेरोई रोग है, तो क्या है, पत्तियों के निचले भाग में सफ़ेद अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पुष्प विन्यास विकृत होने से फलियां नहीं बनती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, पत्तियों के निचले भाग में सफ़ेद अनियमित आकार के धब्बे बन जाते हैं। अधिक प्रकोप जब इसका हो जाता है तो पुष्प विन्यास विकृत होने से फलियां नहीं बनती हैं, ठीक। तो प्रोडक्शन घट जाएगा जब फलियां नहीं बनेंगी तो। नेक्स्ट आता है तुलासिता ऑब्लिक मृदरोमिल आसिता या फिर इसी को डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। चलिए, इससे क्या है, इस रोग में पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीलापन लिए हुए धब्बे तथा निचली सतह पर सफ़ेद रोएदार फफूंद दिखाई पड़ती हैं। प्रभावित पुष्पक्रम पर फलियां नहीं बनती हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं। जब तुलासिता या मृदरोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू सरसों के पौधों पर फैलता है, ये रोग है, जब ये फैलता है तो क्या होता है, इसमें क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और उसके बाद होता क्या है, देखते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीलेपन लिए हुए पीला पीला धब्बा दिखाई पड़ता है तथा निचली सतह पर सफ़ेद रोएदार फफूंद दिखाई पड़ती हैं। पत्तियों पर ऊपरी सतह पर जो है पीलापन के धब्बे हो जाएंगे, पीलापन, और नीचे जो है सफ़ेद रोएदार फफूंद दिखाई पड़ती हैं। क्लियर। और इससे क्या होगा, प्रभावित पुष्पक्रम पर फलियां नहीं बनेगी, जहां पर होगा वहां पर ये फली नहीं बनने देगा, ठीक। अब जो है एकीकृत रोग प्रबंधन का मतलब है जितने हम रोग पढ़े हैं एक एक करके उसका प्रबंधन बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो आप जान लीजिए। नंबर 1 है, इन सब रोगों से बचने के लिए गर्मी की गहरी जुताई करें, ठीक है। गर्मी की गहरी जुताई करें। नंबर 2 है, खेत तथा फसल को साफ रखें, ठीक है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह साफ कर लें और खेत में भी सफाई रखें। समय से बुआई तथा संतुलित उर्वरक प्रयोग करें। समय से आप बुआई करें, जो भी आपका उचित समय है, और खाद की मात्रा ज़्यादा ना करें, खाद उतना ही दें जितनी उसको आवश्यकता हो फसल को, ठीक है। नेक्स्ट है, बुआई उचित दूरी पर करें। कहने का मतलब लाइन से लाइन और पौध से पौध दूरी जो है उचित हो, जितनी आवश्यकता है उतनी होनी चाहिए, ठीक है।
जैसे 15 सेंटीमीटर मैंने बताया था। नेक्स्ट है बीज को उपचारित करके बोएं, किस चीज़ से, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.0%, WP या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2.0%, WP 5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा थीरम 75%, WP 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से शोधित करें। कहने का मतलब है आप हर्जेनियम विरिडी से कर रहे हैं तो 1% जो है दवा की ज़रूरत पड़ेगी, 1%, ठीक। अगर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम से कर रहे हैं तो 2%, 5 किलोग्राम बीज के लिए 5 किलोग्राम लें, 5 ग्राम लें, किलोग्राम नहीं होगा, 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2% लें और इससे 1 किलोग्राम बीज संशोधित हो जाएगा। या फिर थीरम जो है 75% थीरम, WP 2.5 ग्राम लेकर 1 किलो बीज का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इसमें लिखा है उपरोक्त वर्णित रोगों के नियंत्रण के लिए। तो इसका मतलब ये है, ये लिखा है उपरोक्त वर्णित रोगों के लिए, रोगों के नियंत्रण के लिए। तो कहने का मतलब है उपरोक्त का मतलब जो ऊपर दिए हुए रोग हैं, जो ऊपर दिए हुए रोग हैं वे सारे रोग के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, मैंकोजेब 74%, मैंकोजेब 74%, WP 2.0 किलोग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP 3 किलोग्राम मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद फिर से छिड़काव करें, ठीक है। क्लियर है। वैराइटीज हो गई, वेट कंट्रोल हो गया और प्रमुख रोग जितने रोग हैं उन रोगों को बताया और उसका निदान क्या है, प्रबंधन क्या है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। अब रह गया है अब कीट। अब देखते हैं कीट में क्या है, कौन कौन से कीट लगते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रमुख कीट। अभी हम रोगों के बारे में पढ़े, अब आता है नेक्स्ट प्रमुख कीट। तो प्रमुख कीट में सबसे पहले आता है माहू। माहू जो है पत्तियों, डंठलों, फूलों और फलियों पर चिपके रहते हैं और उनका रस चूसते रहते हैं, जिससे बहुत अधिक क्षति पहुंचती है फसलों को और उत्पादन घट जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। अब देखते हैं क्या लिखा है। यह सरसों एवं राई का खतरनाक कीट है जो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रकोप प्रायः जनवरी में शुरू होता है या 15 दिसंबर के बाद शुरू हो जाता है और जब बादल होता है तब ये तेज़ी से बढ़ता है। कहने का मतलब माहू जो है ये पौधों की पत्तियों, डंठलों और तनों पर चिपके रहते हैं और उनका रस चूसते रहते हैं। उनका रस चूस कर क्या करते हैं, ये तनों को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं और वो किसी लायक नहीं छोड़ते, फिर प्रोडक्शन घट जाता है और पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेंटेड बग। क्या है पेंटेड बग? इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही, कहने का मतलब इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पौधों की मुलायम पत्तियों तथा तनों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली होने लगती हैं और बढ़वार रुक जाती हैं और शाखाएं भी कम निकलती हैं, ठीक है। कीट का काम ही मैक्सिमम यही है कि वो पौधों के रस को चूसते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं पेंटेड बग क्या है। इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही पौधों की मुलायम पत्तियों तथा तनों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली होने लगती हैं और बढ़वार रुक जाती है और शाखाएं भी कम निकलती हैं, ठीक है। जब उसमें कोई तत्व रह ही नहीं जाएगा तो शाखाएं कहाँ से निकलेंगी, ठीक। नेक्स्ट आता है आरा मक्खी। ये भी बहुत खतरनाक है। देखिए आरा मक्खी के ग्रफ्स, आरा मक्खी के ग्रफ्स पत्तियों के किनारे से अंदर की ओर खाकर, पत्तियों के किनारे से अंदर की ओर खाकर पौधों को पत्ती विहीन कर देते हैं। धूप आने पर ये ज़मीन में छिप जाते हैं। कहने का मतलब ये है आरा मक्खी के ग्रफ्स जो हैं पत्तियों के किनारे से अंदर की ओर पत्तियों में घुस जाते हैं और पौधों को पत्ती विहीन कर देते हैं और ये जब धूप आती है तो ये ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार बालीदार सोनी। क्या है बिहारी बालीदार सोनी या बिहारी
या बिहार बालदार सूंडी। तो यहाँ पर है बिहारी बालदार सूंडी। देखते हैं इनका प्रकोप पौधों के उगने से ही प्रारंभ हो जाता है। जब पौधे जर्मिनेशन यानी कि उगने लगते हैं तभी इनका प्रकोप स्टार्ट हो जाता है। इस कीट की सूंडी पौधे की कोमल भागों विशेषकर पत्तियों को खाती हैं। इस मतलब कीट की जो है सूंडी पौधे की कोमल पत्तियों को खाती हैं, जिससे उनकी केवल सिराएं ही बचती हैं। जब पत्ती खा लेंगी तो उनकी केवल सिराएं ही बचती हैं। बाद में इनकी सूंडी पूरी पत्तियों को खा जाती हैं। बाद में क्या करती हैं? पूरी पत्तियों को खा जाती हैं और केवल डंठल ही रह जाता है, केवल डंठल ही बचता है। ये कहाँ पर होता है? ये हल्की भूमि और जहाँ कम वर्षा होता है वहाँ पर इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है पत्ती सुरंग कीट। पत्ती सुरंग कीट में क्या है? इस कीट की सूंडी पत्ती को खाकर अनियमित आकार की सुरंग बनाती हैं। पत्तियों पर सफ़ेद रेखाएं भी बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गया कीट। 5 कीट मैंने आपको बताए जो मेन हैं, मुख्य हैं, जिनसे सरसों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक। अब आता है एकीकृत कीट प्रबंधन, यानी कि एक एक करके सारे कीटों का सलूशन क्या है, प्रबंध क्या है, उपचार क्या है या फिर रोकथाम क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहला है खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें। जैसा कि मैंने लिखवाया होगा, प्रिपरेशन ऑफ लैंड, भूमि की तैयारी। सबसे पहले आप मिट्टी पलट हल से 1 से 2 जुताई करने के बाद आप देसी हल से जुताई करते हुए पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। ठीक, वही चीज़ है। खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। नेक्स्ट है सरसों की समय से बुआई करें। सरसों की मतलब वही फसल की समय से बुआई करें, मैंने इसके पहले भी बताया। नेक्स्ट है उर्वरकों की संतुलित मात्रा प्रयोग करें, यानी कि जितनी खाद की आवश्यकता हो उतनी ही खाद डालें, आवश्यकता से अधिक ना प्रयोग करें। नेक्स्ट है खेत को साफ रखें तथा खेत में खरपतवार व अन्य फसल अवशेष को नष्ट कर दें। खेत साफ सुथरा होना चाहिए और जो खेतों में खरपतवार हों या फिर फसल अवशेष जैसे पत्ती है या डंठल है, जो भी है उसको नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंचाई समय पर करें। ये मेन है कि सिंचाई आपको समय से ही करनी है। जब पौधों की जलमांग हो तभी पौधों की सिंचाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है खेत की नियमित निगरानी करें तथा प्रभावित पत्तियां तोड़कर जला दें या जमीन में जला दें, ज़्यादा सही रहेगा। खेत प्रॉपर आप जाते ही रहते हैं, देखते हैं, अगर देख रहे हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं या प्रभावित हैं या अलग तरीके से दिख रही हैं तो आप उस पत्ती को तोड़ दें और उस पत्ती को ले जाकर जला दें, जिससे उनमें जो भी कीट रहेंगे वो मर जाएंगे। अगर आप ज़मीन में दबाते हैं तब वो ज़मीन में मतलब जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। इससे अच्छा आप जला दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है बुआई के 20 दिन बाद खेत में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 पीला चिपकने वाला बोर्ड चिपका दें। जो भी सरसों में कीट लगते हैं, सरसों पीली कलर की होती है, इसी वजह से यहाँ पर जब बुआई कर दें उसके बाद 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर की दर से 12 से 15 पीला चिपकने वाला बोर्ड लगा दें। और उससे लगाने से क्या होगा? लगाने से यही होगा, पीला बोर्ड और चिपकने वाला, मेन चीज़ है चिपकने वाला, और पीला कलर होगा तो वो सरसों समझकर उस बोर्ड तक जाएंगे और उस बोर्ड पे चिपक जाएंगे। जब भी उस पर बैठेंगे और चिपक जाएंगे, फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे। इससे बहुत अच्छा है कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है यदि कीट आर्थिक क्षति से अधिक हो तो, कहने का मतलब है या कीट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे हमारा बहुत आर्थिक क्षति भी नुकसान पहुंच रही है, तो फिर क्या करें? देखिए रासायनिक दवाएं हैं जो भी हैं। आरा मक्खी और बिहार बालदार सूंडी की रोकथाम हेतु, आरा मक्खी और बिहार बालदार सूंडी की रोकथाम के लिए जो है मैलाथियान 5% DP 20 से 25 किलोग्राम का भुरकाव करें, अथवा मैलाथियान 50 EC 1.5 लीटर, अथवा मतलब ये सारी दवाएं हैं। यदि आप चाहें तो जो मैलाथियान 5% DP 20 से 25 किलोग्राम का भुरकाव करें, इससे भी इसका सलूशन है। या फिर मैलाथियान लिक्विड में डालना चाहें, मैलाथियान 50 EC 1.5 लीटर
को जो है 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अथवा क्या है, क्यूनाल फास 25% EC 1.25 लीटर को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ये तीनों ही दवाएं हैं। यहाँ पर अथवा का मतलब ये है, चाहे मेलाथियान 5% DP 20 से 25 किलोग्राम का भुरकाव करें, या फिर मेलाथियान 50% 1.5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, अथवा क्यूनाल फास 25% EC को 1.25 लीटर लेकर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ठीक, ये तीनों ही दवाएं हैं। नेक्स्ट, अब जैसे अब वो हो गया, ये हो गया आरा मक्खी और बिहार बाल दर छोड़ने के लिए। और वही चीज़ माहू या पेंटेड बग या पत्ती सुरंग कीट के लिए, यानी इन 3 रोग कीटों के लिए क्या करें, माहू पहला कीट, दूसरा पेंटेड बग या फिर पत्ती सुरंग कीट या लीफ माइनर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या करें, देखिए नीम ऑयल 0.5%, नीम ऑयल 0.15%, सॉरी, नीम ऑयल 0.15% की 2.5 लीटर, यानी कि ये दवा का नाम है आपका नीम ऑयल 0.15%। ये क्या है, दवा का नाम है आपके। क्या करें, इसको ले लें और मतलब इसको 2.5 लीटर ले लें, या फिर आप डाईमेथोएट 30 EC ले लें, या फिर क्लोरपाइरीफास 20 EC ले लें। 20 EC कितना लेना है, क्लोरपाइरीफास 1 लीटर। ये हो गया आपका क्लोरपाइरीफास 20 EC, ये दवा का नाम है। और कितनी मात्रा में लेनी है, तो 1 लीटर लेनी है। और वही चीज़ नीम ऑयल क्या था, नीम ऑयल 0.1%, ये दवा का नाम है। और कितना लेना है, 2.5 लीटर लेना है। ठीक है, 2.5 लीटर लेना है, या फिर डाईमेथोएट 30 EC दवा का नाम है। ठीक, क्लोरपाइरीफास 20 EC 1 लीटर को लेकर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ठीक है, प्रति हेक्टेयर यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये सारी प्रति हेक्टेयर की बातें हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ठीक, अब आता है हार्वेस्टिंग टाइम। मेन है हार्वेस्टिंग टाइम, यानी कि फसल तो सारी अच्छे से हो गई, तैयार हो गई, और आप दवा कीट रोग सारा सोल्यूशन पाकर आप बहुत अच्छी फसल प्रोडक्शन ले लिए हैं, लेकिन लास्ट में अगर हार्वेस्टिंग टाइम सही से समय से नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ जाएगा, और इससे फिर आप नुकसान लॉस में रहेंगे। देखिए इसमें क्या है, फसल को पूरी तरह से सूखने नहीं देना चाहिए, फसल को पूरी तरह से सूखने नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लिखा है फसल को पूरी तरह से सूखने नहीं देना चाहिए। जब पौधे की फलियां एवं पौधे पीले पड़ जाएं तो फसल को काट लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब फसल पूरी तरह से खेत में पक जाएगी तो क्या होगा, सरसों झड़ना शुरू हो जाएंगी और खेत में ही गिर जाएंगी, या फिर आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब भी आप सरसों पकी होंगी, आप कटाई कर रहे होंगे, तब भी झटका लगेगा और सरसों नीचे गिर जाएगी। इस वजह से वो थोड़ी थोड़ी हरी ही रहे या मतलब टाइट रहे, वो पूरी तरह से पकी ना रहे, तो ही इसको काट लें। और जहाँ भी आपको लाकर रखना है, आप अपने उससे सुरक्षित स्थान पर रख के सरसों को अलग और डंठल को अलग कर लें, तो ही सोल्यूशन इसका है बढ़िया है रहेगा, और आपको सारा जो है फसल का लाभ प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अब देखिए इसका प्रोडक्शन कितना होता है, यानी ईल्ड जो है आपकी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, आज ही हमारा कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड ख़त्म होता है, जो कि बहुत अच्छी है, अपने यहाँ इसका यूज बहुत है, आप ऐसे ही करिएगा, निश्चित है कि आपको सरसों की फसल से लाभ प्राप्त होगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के दिन सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्रॉप के साथ। थैंक यू क्लास।